तक पहुंच चुके थे हम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सबको गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पहुंच गए थे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वेशर हो गया था ना, उसमें एक चीज और बाकी है, रोटेशन। ये लिखो, प्रेशर वेरिएशन इन रोटेटिंग वेसल और ट्यूब। प्रेशर वेरिएशन। पहले मैं ये बता, एक्सेलरेशन वाला केस हो गया था क्या? ठीक है, थोड़ा उसको और विस्तार से बताते हैं। आपको मालूम है अगर ये वेसल ओपन होता तो लिक्विड की शेप ऐसी हो जाती। ऐसे में अगर मैं यहां से एच नीचे आता तो बताओ प्रेशर कितना होता। परपेंडिकुलर एच नीचे आ रहा हूं मैं। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस में एच नीचे आते हैं तो प्रेशर होता है रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। आप जब किसी ऐसी सरफेस पे, आपको मालूम है ये एंगल थीटा है, आप ऐसे इस तरफ आओगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, हम ये जानना चाहते हैं। आपको बता दूं, इधर जो एम ए लग रहा होगा, इधर जो एम जी लग रहा होगा सूडो फोर्स, उनका नेट इधर ही आ रहा है, राइट? तो बताओ यहाँ पे प्रेशर में क्या लिखूं जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा? एलिमेंट बना के दिखाऊं मैं आपको, जैसे समझ जाओगे आप। ये लो, एक एलिमेंट इधर बनाते हैं अपन, ये बना दिया एलिमेंट। यहाँ कितना लग रहा है? पी नॉट। इस बार डायरेक्ट बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपने को पता है एच रो तो अपना कांस्टेंट होता ही है, तो टेंशन का ही को ले अपन। तो सीधा एच नीचे जाओ, इसका एरिया ए मानो, इसका भी एरिया ए मानो, यहाँ पे प्रेशर लिखो पी जो आपको निकालना है। और इस डायरेक्शन भी एक फोर्स लग रहा है, ये रहा वो फोर्स, इन दोनों का सम वो कितना आ जाएगा? एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिख रहा है आपको? हमारा जो एलिमेंट है वो कैसा लिया मैंने, वापस देखो भाई, मेरा एलिमेंट तिरछा लिया है मैंने, ऐसा। ये रहा मेरा एलिमेंट। इसके इस सरफेस पे हवा अपना सर फोड़ के फोर्स लगा रहा है पी नॉट ए, और इधर से जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स है जहां पे आप प्रेशर निकालना चाहते हो वो फोर्स लगा रहे हैं पी ए। इन दो के अलावा इन पे ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है, और आप जब इसके फ्रेम में जाके पूरा खेल खेल रहे हो तो सूडो फोर्स भी लग रहा होगा, जिसको हम एम ए और एम जी बोल रहे हैं। इस पूरे एलिमेंट पर एम ए लगेगा, इस पूरे एलिमेंट पर एम जी भी लगेगा। और हमको पता है कि इन दोनों का नेट किधर आता है। जो आपने थीटा एंगल निकाला था तब याद होगा आपको, इन दोनों का नेट इसी लाइन के अलोंग आता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? और कितना आएगा वो? एम स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मास कैसे लिखोगे आप? इसकी हाइट है एच, एरिया आपको मालूम है, तो एच ए रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अपन इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है पी ए, और इस तरफ दो फोर्स लग रहे हैं माइनस पी नॉट ए, और ये भी लग रहा है माइनस एच ए रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको P कितना मिल रहा है? पी नॉट प्लस रो, G की जगह आपको अब ये मिल रहा है। ये पता है क्या है? ये G इफेक्टिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? G इफेक्टिव। आप कह सकते हो कि G इफेक्टिव होगा क्या? कोई भी आपसे पूछे कि G इफेक्टिव हम किसको बोलेंगे, तो G इफेक्टिव यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये इस तरफ ना चल के इस तरफ जा रहा होता, फिर क्या करते हैं आप प्रेशर लिखने के लिए? बताओ मुझे आप। अब आपसे पूछते हैं कि एच हाइट पे बताओ प्रेशर कितना होगा। आप एलिमेंट बना दो पूरा इतना बड़ा ही डायरेक्ट, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है। पी नॉट इंटू ए, यहाँ लिखोगे पी ए, और आप सूडो फोर्स भी नीचे लगाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे? ये आ जाएगा ना भाई। देखो अगर हम सूडो फोर्स लगाए तो एक तो इसका मास तो एम होगा, एक तो एम ए आएगा, एक एम जी भी तो आएगा, और जैसे आपने यहाँ सीखा बिल्कुल वैसे ही वहां पे ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हुआ कि जब भी आपका वेसल एक्सेलरेट करेगा, उसकी जो सरफेस से अगर आप परपेंडिकुलर एच नीचे आओगे तो आपका प्रेशर कितना होगा। हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आना चाहिए, और वो आएगा, दो वेक्टर है आपके पास, एक तो ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उसका नेगेटिव करो। आखिर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो ना, कौन कौन से वेक्टर को ऐड कर रहे हो? एम जी को और एम ए को, क्योंकि जो भी आपका ये आएगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा यही फोर्स होगा। तो हम जनरलाइज भी लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रो मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर होगा एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर का नेगेटिव करो और उसके बाद इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, कौन से दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो आप? जी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को, या आप ये भी कह सकते हो कि दो वेक्टर को माइनस कर दो, उसका मॉड निकाल दो, इनटू एच कर दो। व्हाट इज एच? एच इज द परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। सबको समझ में आ गया? मान लो आपका ये वेसल इस तरफ जाता तो सरफेस कैसी हो जाती, बताओ? आपका लिक्विड उस तरह जाता है, ऐसे हो जाता सरफेस। अब यहां से h दूरी पर अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे g वेक्टर और a वेक्टर का डिफरेंस का मोड, वो कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप तो हर केस में बता सकते हो। मान लो ये वाला केस है, ये नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2। अब बताओ यहाँ से h दूरी पर प्रेशर कितना होगा? दो वेक्टर को माइनस करो फटाफट। एक वेक्टर है जो ऑलरेडी नीचे है, दूसरा भी नीचे, एक का वैल्यू g है, एक का वैल्यू g/2 है, क्या आएगा, माइनस g/2। तो g वेक्टर माइनस a वेक्टर का मोड आ गया आपके पास g/2, तो प्रेशर हो जाएगा p नॉट प्लस रो g/2 इंटू एच। सिंपल, आसान है। कोई डाउट किसी को इसमें? अगर आपका ये वेसल जी से नीचे आ रहा होता, जी से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी से नीचे आ रहा होता, तो फिर आपको पता है आपका प्रेशर कितना होता अंदर भी। डिफरेंस करते ना आप इन दोनों का, मोड कैसे निकालते, जीरो आता कि नहीं आता, तो फिर पी नॉट होता। तो फ्री फॉल अगर आपके पास लिक्विड है, वेसल है, तो फिर उसके अंदर हाइट के साथ भी प्रेशर वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें दो फोर्स आ गए ना, तो दोनों का नेट जीरो आ गया। इसलिए आप कह सकते हो कि उस केस में प्रेशर, जैसे मैं आपको एक और डायग्राम बना के दे देता हूँ, आप वही बना लेना अपनी कॉपी के अंदर। मान लो ये नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी से। अब ये रहा फ्लूइड। अब कोई आपसे पूछे कि यहाँ से एच हाइट नीचे बताओ प्रेशर कितना होगा, तो आप लिखोगे पी नॉट प्लस रो। आपको तो पता है आपको इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस करना है, तो इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस करोगे जी माइनस जी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट। ये सारे केसेस एक साथ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आप कौन सा लिखोगे, पहले दूसरा तीसरा, वो आपके ऊपर है। वन ये पढ़ाया मैंने आपको, सेकंड ये बताया मैंने आपको, थर्ड ये फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको जनरलाइज, फोर्थ मैंने आपको ये बता दिया, फिफ्थ मैंने आपको ये बता दिया, और सिक्स्थ मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ये सब लिख लीजिए आप। कभी आपको गहराई दे रखी हो कि लिक्विड सरफेस से एच हम नीचे गए परपेंडिकुलर, तो बताओ कितना प्रेशर होगा, उसके लिए फॉर्मूला आपको लिखाया गया है। जैसे आप लिख लो, मुझे बताना, आप लिख लिया, हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप लोगों ने?
बच्चों लिख लिया गया? लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। सोचिए एक खास बात और है, समझना इस बात को। ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, इसी के पैरेलल में और लाइनें बनाऊंगा। क्या इस पूरी लाइन पे एक ही प्रेशर होगा? अरे इस पूरी लाइन की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, एच ही होगी ना। तो इस पूरी लाइन पे एक ही तो प्रेशर होगा इस पूरी लाइन पे। क्या इस पूरी लाइन पर एक ही प्रेशर है? क्या इस पूरी लाइन पे एक ही प्रेशर है? क्या इस पूरी लाइन पे एक ही प्रेशर है? तो इस केस में जो लाइनें बनाई है ना, ये इक्वी प्रेशर लाइन कहलाती है। इक्वी प्रेशर लाइन। हर लाइन पर अलग प्रेशर होगा, जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये सच है कि इस पूरी एक लाइन पर, जो इस सरफेस के पैरेलल लाइन खींची है मैंने, इस पूरी लाइन पर एक ही प्रेशर होगा। ये सिंपल वाले केस में भी होता है, ये सारी इक्वी प्रेशर लाइन होती है। पर जब एक्सेलरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, तब थोड़ा समझाना जरूरी होता है कि इक्वी प्रेशर लाइन किसे बोलते हैं। तो सरफेस के पैरेलल जितनी भी सरफेसेस नीचे होगी, उन सब का प्रेशर पूरी लाइन पर एक होता है। और नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, पर इस पूरी लाइन पे एक होगा। और नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, पर इस पूरी लाइन पर एक प्रेशर होगा। तो ये सारी लाइनें क्या कहलाती है? इक्वी प्रेशर लाइन्स। समझ गए? हटा दो अभी सबको। After equipressure line, we will come to the rotation and pressure variation. Rotation, pressure variation. Rotation and pressure variation. रोटेशन एंड प्रेशर वेरिएशन। अब रोटेट भी करेगा और प्रेशर भी वेरी होगा। तो आप देखोगे कैसे रोटेशन में प्रेशर वेरी होता है, अब आप वो देखोगे। देखो पहले आपको बताते हैं एक लॉजिक सिंपल सा। ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब को आपने ओमेगा से घुमा दिया और इसमें भरा पड़ा है फ्लूइड। तो क्या यहाँ पर प्रेशर में वेरिएशन होगा? क्या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब जगह अलग अलग प्रेशर होगा? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एलिमेंट बना लेते हैं। बिना एलिमेंट बनाए भी कर सकते थे, मैं एलिमेंट बना के कर रहा हूँ। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना सर फोड़ के इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। प्रेशर है पी, एरिया मान लेते हैं इसका, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ये एलिमेंट बहुत छोटा लिया है मैंने, मान लेते हैं dx का लिया है और ये दूरी यहाँ से x की है। थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, मान लेते हैं कि प्रेशर बढ़ गया होगा। हमें क्या पता घटा के बढ़ा, हम तो उसको P प्लस dp लिखेंगे और एरिया से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर आप इस वेसल की फ्रेम में हो, जो कि आप हो वास्तव में, ये रहा आप वेसल की फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में आ गए आप, तो आपको एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो कितना होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा इसका मास ओमेगा स्क्वायर और रेडियस कितना है? एक्स। आगे समझ में? मास कैसे लिखेंगे इसका? इसकी थिकनेस dx, क्रॉस सेक्शन एरिया a, ये वॉल्यूम आ गया, इनटू रो करेंगे तो मास आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स भी आ गया। अब आप जब इस पे नेट फोर्स जीरो लिखोगे, क्योंकि ये है तो वेसल के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में ही, तो आप बोलोगे पी ए, और पी ए की दिशा में एक और फोर्स लग रहा है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और एक ऐसा भी है जो इसके अपोजिट लग रहा है। उन सबको मैंने लिख दिया और नेट फोर्स को जीरो कर दिया इन द फ्रेम ऑफ वेसल। यहां से आपका डीपी कितना आ रहा है? डीपी, पी ए से पी ए कट गया, डीपी बाई डी एक्स कितना आ रहा है वो देखो आप तो, रो ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, पी ए से पी ए कट गया, रो ओमेगा स्क्वायर, रो तो कट गया ना, नहीं रो तो है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। हाँ डी एक्स को आगे ले जाते हैं अपन अब। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को इसमें?
अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे अपन। अगर हम dx चेंज करते हैं ना तो प्रेशर में इतना चेंज आ रहा है। मैं अगर ये मान लूं कि इस जगह का प्रेशर P नॉट है, कुछ भी मान लिया मैंने, P नॉट, एक्सेस से प्रेशर P नॉट है, तो x इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है, P नॉट। तो जब मैं x आगे पहुंच जाऊंगा या r आगे पहुंच जाऊंगा, कोई भी एक डिस्टेंस मान लो मैं कि मैं x इज इक्वल टू r पे चले गया, तो वहां प्रेशर कितना होगा, P। तो वहां तक प्रेशर में इतना चेंज आ गया, वो हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2। तो P इज नथिंग बट P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2। यानी r क्या है, रेडियल डिस्टेंस। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि ये एक सिलेंडर है, ये ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, आपको तो पता है शेप ऐसी हो जाएगी। कोई आपसे ये बोले कि यहाँ पर एक्सिस पर एक पॉइंट है, इस जगह पर प्रेशर P नॉट है, आप बताओ, आप यहाँ से r दूरी पे गए, फिर आप पॉइंट A, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ये तो निकालना आपको। तो आपका यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, PA बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो भी वेसल रोटेट कर रहा होगा उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन का प्रेशर अगर आपको पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की जगह पे फ्लूइड का प्रेशर क्या है, तो आप वहां से r डिस्टेंस दूरी पर प्रेशर बता सकते हो। खास बात यह है कि जितना आप एक्सिस से दूर जाओगे उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। एग्री? इधर भी प्रेशर निकालोगे r दूरी पे तो सेम ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा, पीबी एंड पीएस सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की, आप लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो, रेडियल डिस्टेंस है आर। तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम प्रेशर कहाँ होता होगा, एक्सिस पे। तो मिनिमम प्रेशर इन फ्लूइड, मिनिमम प्रेशर इन फ्लूइड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपका प्रेशर मिनिमम होता है, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हो आपका प्रेशर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से यहां तक हर जगह प्रेशर सेम है, मैंने ये नहीं कहा, वापस सुन लो मेरी बात। आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो ये बता रहा हूं कि यहाँ का प्रेशर आपको पता हो तो आप इससे रेडियली अवे जाने पर प्रेशर कैसे वेरी होगा ये बता सकते हो आप। समझ गए? यानी रोटेशन के अंदर भी वर्टिकली तो प्रेशर चेंज होता ही होगा, जैसे पहले वाले में भी हो रहा था, राइट? लेकिन इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाने पर भी प्रेशर चेंज होता है और वो बढ़ता है। कोई डाउट किसी को इसमें? लिख लीजिए इस चीज को। मैंने अनम्यूट कर दिया है, ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हुए, कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लेना भाई। तो इसमें प्रेशर लाइन कैसी होंगी? इसमें ऐसी Yes. बनी, ऐसी, जैसी सरफेस है ना, ये ऐसा है ना, ऐसी बन जाएगी, लाइक दिस। सर सभी में ऐसा होगा, जैसी सरफेस होगी वैसी बनेंगी? हाँ, जैसी सरफेस होगी वैसी बन जाएगी, बिल्कुल। सभी में ऐसा ही हो रहा है, जैसी सरफेस होगी आपकी, पानी की सरफेस होगी, वैसी की वैसी इक्विप्रेशर लाइन भी बन जाएगी। सर एक्सिस के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा पी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे एक्सिस के तो उसका तो प्रेशर मतलब बढ़ते जाएगा ना। हाँ, तो मैं तो आपसे बोल ही रहा हूँ ना कि डी और ई का प्रेशर सेम नहीं है। दिस पी नॉट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, पी नॉट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है? ये एक प्रेशर है जिसकी वैल्यू मैंने पी नॉट मानी है। इट इज द प्रेशर एट, इट इज द प्रेशर एट वन पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब समझ में आ गया ये कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी एक पॉइंट का प्रेशर है। हमने कभी नहीं कहा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस पूरी एक्सिस पे एक ही प्रेशर होगा। हाइट के साथ प्रेशर वेरी करता है, वो आज भी करेगा, हम उसको नहीं कह रहे कि वो बदल गया। हाइट के साथ जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो कंसेप्ट अभी भी वैलिड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब प्रेशर इस फॉर्मूले से भी वेरी होता है। ओके समझ सर। गए? ठीक है। और कोई डाउट किसी को पूछना है इसमें? ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हुए उनको पूछना है? क्या पूछ रहे हो बेटा आप? कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो? कोई मिस हो गया क्या? रो ओमेगा स्क्वायर दिखा, तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर होगा, शायद आप यही बोल रहे हो, राइट? हाँ, वो तो होगा ही, सही है।
क्लियर है बात? जैसे ही आप लिख लो मुझे बताया आपने लिख लिया ताकि हम आगे बढ़ सके। लिख लिया सर। तो पहला सवाल आपसे है, ये लिखा गया आपने? अच्छा लिखो। सर आर लेंथ ऑफ सिलेंडर थी ना डेरिवेशन में? क्या बोल रहे हो? सर आर लेंथ ऑफ सिलेंडर थी ना? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस से बोलो। सर आर लेंथ ऑफ सिलेंडर थी ना? आर लेंथ ऑफ सिलेंडर, आर लेंथ है दूरी, एक्सियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस आप कह सकते हो। आर इज द रेडियल डिस्टेंस, दिख तो रहा है रेडियल डिस्टेंस है, सर ये वाला कह रहा था। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ गया समझ में? सर स्क्रीन से थोड़ा ब्लर रहता है तो सही दिख नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। सर स्क्रीन से ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है? नो कितने सर। बच्चों को लग रहा है स्क्रीन ब्लर है? अगर ज्यादा का लग रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है स्क्रीन सही है? सही है बेटा, फिर नेटवर्क का सही है प्रॉब्लम सर। होगा, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना? चलो इसको फटाफट लिख लो ताकि हम आगे बढ़े। लिख लिया? आज ऑफलाइन वाले बहुत धीरे लिख रहे हैं, आराम से हैं? लिख लिया फटाफट? ठीक है, हटा देते इसको अपन, हटा दूं मैं? लिख लिया ना? ठीक है। पहले एक लल्लू सवाल देते हैं आपको। आपके पास एक थिन ट्यूब है, ये रही एकदम थिन ट्यूब, इसमें आपने फ्लूइड भर रखा है, ये रहा फ्लूइड। पतली ट्यूब है, पतली ट्यूब का मतलब आप ये मत सोचो कि गहराई के साथ प्रेशर वेरी होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पतली ट्यूब का मतलब यही होता है, थिन ट्यूब। और इस ट्यूब को हमने इसके अबाउट घुमा दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस लिक्विड के अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक ही यहाँ से दूरी है r और इसकी दूरी है यहाँ से 4r। आप बताओ पी ए माइनस पी बी कितना आएगा? लो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, कुछ है ही नहीं इसमें। डिटरमाइन द पी ए माइनस पी बी, डिटरमाइन द पी ए माइनस पी बी। पहले पी ए निकाल दो फिर पी बी निकाल दो। यहाँ का प्रेशर कुछ दे नहीं रखा ना, आप उसे कुछ मान सकते हो, कुछ भी मान लो जो आपकी मर्जी पड़े, P1 P0 जो इच्छा हो। पी ए कितना लिखोगे? P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। और पी बी कितना लिखोगे? P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 4r का होल स्क्वायर बाई 2। तो बताइए मुझे कि पी ए माइनस पी बी कितना आएगा? रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। आ गया सबको समझ में? अगला सवाल। एक मैनोमीटर दे रखा है आपको, इस मैनोमीटर में पतला ट्यूब है, एकदम पतली ट्यूब है, ये रही मैनोमीटर का ट्यूब, और इसको हम घुमा रहे ओमेगा से, रूट जी बाई बी से। ये बी है, ये 4b है, इसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्लूइड का लेवल दोनों तरफ सेम नहीं है, इस लेवल का एक डिफरेंस है h। ये h आपको निकाल के दिखाना है। डिटरमाइन दिस h। दोनों एंड पे ओपन है, लेकिन गोल गोल घूमने की वजह से दोनों तरफ लेवल सेम नहीं है। लिक्विड एक ही है, पूरे में एक ही लिक्विड है जिसको आप ओमेगा से घुमा रहे हो, और आपको बताना है कि इन दोनों तरफ जो लेवल का डिफरेंस है ना h, ये h कितना है। डिटरमाइन दिस h, डिटरमाइन h। जब भी आपको ओमेगा ऐसे, की वैल्यू क्या है? ओमेगा कितना दिया गया? ओमेगा है रूट जी बाई बी, रूट जी अपॉन बी, रूट जी अपॉन बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब इसको हम रोटेट करेंगे तो आपको बताना है कि इधर का लिक्विड लेवल और उधर के लिक्विड लेवल में हाइट का डिफरेंस कितना है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? जब भी ऐसा ट्यूब का रोटेशन का सवाल आएगा और हाइट डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको एक स्कीम बताता हूँ क्या करना। इन दो पॉइंट का प्रेशर आप निकालना पहले। कैसे निकालोगे?
नीचे आओ, नीचे आओ, लिखना आता है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि रोटेशन में इन दोनों का प्रेशर कितना होगा, आपको फॉर्मूला याद है ना, कितना होगा, दिस प्लस दिस। अरे ये तो बताया मैंने आपको, ये सब ये लगा देंगे अपन। तो पहले अपन ए पॉइंट का प्रेशर निकालेंगे, बी पॉइंट का प्रेशर निकालोगे, आप निकालोगे, पीए को लिखोगे। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर है पी, मान लिया पी, तो यहाँ कितना होगा, पी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, और पीबी की जगह क्या लिखोगे, पी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 16b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आप भी निकालो पीए पीबी कितना आ रहा है। ये पीए पीबी तो आप मैंने निकाल दिया, अब आप भी तो निकाल के दिखाओ ऊपर से पीए पीबी कितना आ रहा है। ये हाइट मान लो x है, बताओ पीए कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एक्स। पीबी कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स। अब एक काम करना, यहां से भी पीए माइनस पीबी निकालना, या पीबी माइनस पीए, और वहां से भी निकालना, दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे सबको समझ में, ये स्कीम है। जब भी ऐसे ट्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे, दोनों एंड का पहले प्रेशर लिख दो। लिख दोगे कौन से फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले से, एक ऊपर से नीचे आने वाला से, और दूसरा कौन सा, जो अभी आपको समझाया रेडियल वाला फॉर्मूला, उससे। दोनों को आप माइनस करो, यहां से इसमें से इसको माइनस करो, पी माइनस पी निकालो कितना आ रहा है, और यहां से ही मान लो इसको पीवी माइनस पी कितना आ रहा है, दोनों पीवी माइनस पी को बराबर कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। सबको समझ में आ गया क्या करना है, पी बी माइनस पी ए निकालो फटाफट, कितना आ रहा है, रो जी एच, और एक और जगह से कितना आ रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 16b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आ रहा है, दोनों को बराबर कर दो, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 15b स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। एच आ जाएगा आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आप रख ही देना जो आपके पास है, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, 15b by 2। 15b बाई 2, 15b बाई 2 आ रहा है ना, तो बस आंसर लिखो 15b बाई 2। आइए अगला सवाल देखिए, सेम कॉन्सेप्ट का एक और सवाल है आपके पास। इस बार मैंने 3 ऐसे बनाए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा मैं। ये दूरी r दे रखी है आपको, और ये दूरी भी r दे रखी है, ये लेंथ l है, ये लेंथ भी l ही होगी, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मेरा आपसे सवाल क्या है, मैं इसको घुमाऊंगा, तो घुमाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कुछ होगा, और वो क्या होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आपने इसको घुमाया होगा, ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, ये लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लेवल पूरा खत्म हो जाएगा, आपको बताना है कि पूरा खत्म करने के लिए इसको कितने ओमेगा से घुमाना पड़ेगा। देखो, डिटरमाइन द ओमेगा सो दैट मिडल, डिटरमाइन द ओमेगा सो दैट वाटर और लिक्विड इन द मिडल ट्यूब गेट वैनिश और खत्म हो जाए। इतना तेज घुमाओ कि मिडल वाले का लिक्विड ही गायब हो जाए, तो गायब होके कहाँ जाएगा, हवा में नहीं उड़ेगा, गायब होके इन दोनों में चल जाएगा। समझ गए, अब करो इस सवाल को। तो पहले तो मैं आपको डायग्राम बताऊं जब गायब हो जाएगा। लो, यहाँ का तो लिक्विड गायब कर दिया, अब लिक्विड सिर्फ यहाँ बचा है। एग्री? एक सवाल है, क्या दोनों तरफ लिक्विड का लेवल अभी भी सेम होगा जैसे पहले था, या आपको लगता है चेंज हो जाएगा? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अगर हम फॉर्मूले से दिखाएं तो सेम ही आएगा। ये बस आपको, अरे पी नॉट प्लस ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे ना, तो दोनों तरफ हाइट का लेवल क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। एग्री? अब हाइट का लेवल सेम होने के लिए आप मुझे बताओ दोनों तरफ लेवल हो कितना जाएगा। एल तो पहले से ही था, ये एक्स्ट्रा लिक्विड आया होगा इन दोनों में बराबर बढ़िया,
कितना हो जाएगा 3L/2. L प्लस L/2 कितना हो गया लेंथ 3L/2 इधर भी हो गया 3L/2। अब ओमेगा निकालना है आपको। बताओ क्या करूं मैं अब। आपको तो पूरी नॉलेज है क्या करना होता है ऐसे सवालों में। इस पॉइंट का प्रेशर दो जगह से निकालो, एक ऊपर से और एक रेडियल वाले फॉर्मूले से। अगर मैं ऊपर से निकालूंगा तो पी नॉट प्लस रो जी 3L/2 आएगा, एग्री। और अगर मैं यहां से निकालूंगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट कैसे बोला मैंने, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। देखो आप इसको, अरे पानी खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा पी नॉट होगा। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहां से यहाँ चले अपन, कितना लिखूंगा प्रेशर यहाँ का बताओ, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर R²/2। सॉल्व करना, आपको ओमेगा जरूर मिल जाएगा। तो डाउट कैसे हुए सवाल में। तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। आंसर आ गया सबको। अगर मान लो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूं, फिर आपसे सवाल पूछूं, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, दोनों सवाल आ चुके हैं। जो आपने भी देखा था वो भी जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, ये वाला सवाल भी आया हुआ है। इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं अपन, अब नया क्वेश्चन है। और ये डिस्टेंस आपको पूरी दे रखी है 2b। अब बताओ हाइट का डिफरेंस कितना होगा, ये आपको करके दिखाना है 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है, और यहाँ पे फ्लूइड यहीं तक है, उसमें थोड़ा ऊंचा है। आपको बताना है कि इन दोनों फ्लूइड की हाइट का डिफरेंस क्या है। अभी तो कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको वही फॉलो करना है। आपको दो जगह के प्रेशर लिखने होते हैं। हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के इधर होता है, एक उधर होता है। इस बार एक पॉइंट तो इधर है, एक पॉइंट वहीं पे आ गया। कहाँ पे आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया। तो इस पॉइंट का दो तरीके से प्रेशर आप क्या लिखोगे, एक ही आएगा इसका तो प्रेशर जो भी आएगा। चलो आप बताओ इसका प्रेशर क्या लिखूंगा मैं, ये बता दो आप मुझे। पी भी आप लिखोगे पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, और पी ए क्या लिखोगे आप, पी नॉट प्लस रो जी एक्स। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, पी बी माइनस पी आ रहा है रो जी एच। क्या आपको डायरेक्ट नहीं मालूम एक्सेस पे जो प्रेशर होता है और वहां जो प्रेशर होता है उनमें कुछ डिफरेंस होता है। आपको तो ये पता है कि यहाँ का प्रेशर वो प्रेशर प्लस समथिंग होता है, याद करो आप। पीबी इज टू होता कितना है, पी ए प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप दो तरीके से प्रेशर लिखते हो, एक ऊपर से नीचे आते हुए और एक रेडियल डिस्टेंस के फॉर्मूले से। समझ गए, बोलो। मान लो कोई बच्चा बोले सर ये स्कीम थोड़ी अलग है, हटाओ इस स्कीम से मत करो, चेंज करो स्कीम। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों पॉइंट का क्या लिख दो, प्रेशर। आपने पहला स्कीम तो यही फॉलो किया। अब मान लेते हैं एक्सिस पे प्रेशर है P1, मैंने मान लिया P1। तो बताओ PA क्या आएगा, P1 ही आएगा ना। अरे इस पॉइंट पे आप प्रेशर मानते हैं ना, पहले भी कितना माना आपने P1, तो PA कितना आएगा P1, और PB कितना आएगा P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर/2। इससे बताओ P माइनस P वही आएगा ना जो मैं लिख रहा था पहले। वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, समझाने का तरीका है कि भाई ऐसे भी कर सकते हो। तो इनका एक एल्गोरिथम है, सबको समझ में आ गया रोटेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने। रोटेशन का जब भी सवाल आएगा आपको दो पॉइंट मिलेंगे, दो लिम्ब मिलेंगे ना, उन दोनों पॉइंट पे प्रेशर आपको दो तरीके से लिखना है, एक हाइट वाले से और एक रेडियल डिस्टेंस वाले से। और फिर दोनों प्रेशर का डिफरेंस दोनों तरीके से करना है और दोनों डिफरेंस को इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल को करने का यही तरीका होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए रोटेशन इज ओवर, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सर लिख लें सर। अच्छा लिखना है क्या, लिख लो पहले, लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। सर रोटेशन में बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहे हो। सर रोटेशन में बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
हाँ, रोटेशन में 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता रोटेशन में। प्रेशर वेरिएशन के सवालों में जितना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने ये वाला किया था, 3 ट्यूब वाला। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपने किया था, 3 ट्यूब वाला। बाकी 2 ट्यूब वाले क्वेश्चन तो आसान है। अभी तक जेईई एडवांस में 2 ही बार आया है रोटेशन, तो दोनों बार वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और तीसरा मैंने आपको अलग क्वेश्चन करवाया कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि 3 ट्यूब आ जाए, तब क्या करोगे। तो एग्जामिनर चाहे तो ऐसा भी तो कर सकता है। मेरे दिमाग में एकदम से आया, क्या पता वो ट्यूब ऐसी बना दे और अब इसको रोटेट करवा दे। ऐसा नहीं कर सकता क्या वो? कर तो सकता है। तब कैसे करोगे आप? कर दिया उसने तो। सेम हाइट पे प्रेशर बराबर होगा, इस केस में तो ना बोल सकते हो आप, रोटेशन वाले केस में। सर मिड पॉइंट पे निकालेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है नीचे। इस पॉइंट पे आप प्रेशर निकालोगे, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालोगे, फिर इस पॉइंट से प्रेशर कहाँ का निकालोगे? सोचना आप। ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अचानक आ गया ऐसा, तो हम क्या करेंगे आप सोचना। मुझे लगता नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कम चांस है इसका। सर निकालना क्या है उसमें? उसमें वही हाइट का डिफरेंस निकालना था। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आप छोड़ दो उसको, नहीं करना है अपने को, ठीक है। सबको समझ में आ गया? सर है क्वेश्चन, नहीं होगा, जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, रोटेशन वाला तो हो ही नहीं सकता। चलो अभी ये टॉपिक मत लिखो, एक एसएचएम के सवाल भी हमें करने पड़ेंगे कुछ, जो आपको पहले नहीं करवाए थे। इसको छोड़ दो आप, अभी ये नहीं पढ़ रहे हम। पहले एसएचएम सवाल कुछ जो आप बोल रहे हो शायद वो वही होगा। ये एक यूट्यूब दे रखी है, हम रोटेशन कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिंपल एक ट्यूब बना रहे। ये रहा आपके पास लिक्विड, इसकी हाइट आपको दे रखी है h। मेरा आपसे सवाल है कि आपने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया और फिर छोड़ दिया, क्या होगा? अरे अभी इक्विलिब्रियम में ना, आप इसको हल्का सा अपने हाथों से प्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है आपको। ये करवा दिया मैंने आपको क्वेश्चन, एसएचएम के अंदर नहीं करवाया ना। देखो, इफ लिक्विड इज स्लाइटली डिप्रेस, बहुत हल्का सा डिप्रेस किया आपने, देन डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आपने हल्का सा से नीचे किया, छोड़ा, ये ऐसे 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 डांस करने लग गया। आपको बताना है कि ये जो ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, इस डांस की वजह से डांस का टाइम पीरियड कितना है। मैं आपसे डांस का टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, तो कैसे करोगे सवाल को? एनी आइडिया? असल में डांस कर कौन रहा है? पूरा लिक्विड कर रहा है ना, सही बात है, पूरा लिक्विड ही कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एसएचएम कौन कर रहा है? एसएचएम इज नॉट डन बाय होल लिक्विड, पूरा लिक्विड एसएचएम कर रहा है, ऐसा मत फील करो आप। फील ऐसे करो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फील करना है आपको। ये आपका ओरिजिनल लेवल था, अभी आपका लिक्विड यहाँ है और वो वहां से उठा हुआ भी है, राइट। ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, एग्री। इस समय जैसे ही हम छोड़ेंगे, अगर इस वाले टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है ना, और ये एक्सेलरेशन अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ, तो आप क्या दावा करोगे? इस फर्स्ट फ्लूइड पार्टिकल के बारे में क्या दावा करोगे? इट इज डूइंग एसएचएम। और ये सिर्फ फर्स्ट वाला ही नहीं कर रहा होगा, इसका सेकंड वाला भी कर रहा होगा, थर्ड वाला भी कर रहा होगा। इसके लिए आप नहीं बोल सकते कि एसएचएम कर रहा होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी एक छुक गाड़ी है, एग्री। छुक गाड़ी ना पूरी की पूरी। तो छुक गाड़ी का डब्बा जितने टाइम में ऑसिलेशन करेगा, उतने टाइम में पूरी की पूरी छुक गाड़ी भी ऑसिलेट करेगी। तो छुक गाड़ी का जो मेन इंजन है ना, ये वाला, इस इंजन का हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अब हमें ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा, 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 वही इसका होगा। छुक गाड़ी इसी को बोलते हैं। हमें इस ए को निकालना है, ठीक है। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है फ्लूइड का पूरा कंसेप्ट। अगर आप फ्लूइड का पूरा कंसेप्ट लगाओगे तब तो मजा आ जाएगा आपको देखने में। वो भी लगा के दिखाता हूँ आपको, पूरा फ्लूइड का कंसेप्ट। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? P नॉट इंटू ए। यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा? P नॉट इंटू ए। आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब दोनों तरफ से P नॉट इंटू ए लग रहा है, तो ये चल क्यों रहा है? भाई फ्लूइड भी तो कोई चीज होती है। इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक के फ्लूइड को मैंने एक फ्लूइड मान लिया, मास m1। यहां से लेकर यहां तक के फ्लूइड को मैंने एक मास मान लिया, मास m2। और यहां से लेकर यहां तक के पूरे फ्लूइड को मैंने मास मान लिया m3। तो 3 मास हो गए मेरे पास,
एग्री? 3 अलग अलग सेक्शन बना लिए। सबसे पहले M1 की बात करते हैं। ये जो M1 आपको दिख रहा है, इस M1 पर ऊपर से लग रहा है P नॉट A। एग्री? M1 के नीचे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बैठे हुए है ना कोई तो यहाँ पे, वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। लेट्स सपोज द प्रेशर इज P1, तो P1 इंटू A नाम का एक फोर्स उस पर भी लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो आप क्या लिखोगे? P1A माइनस P नॉट A इज इक्वल टू M1 है। एग्री? अब बात करते हैं M2 की। M2 की शक्ल ऐसी है, ये रहा M2। M2 के इधर ये जो P1 लग रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, सर फोड़ के इस पे भी तो फोर्स लगाएंगे, जैसे ऊपर लगा रहे हैं वैसे इधर भी फोर्स लगाएंगे। तो उन्होंने इस पे लगाया P1A। आप जब यहाँ पे आओगे ना, तो आपको पता है हाइट हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम ही रहता है। तो यहाँ का प्रेशर P1 है, तो इस पे इधर से भी कितना लग रहा होगा? P1A। इसका एक्सेलरेशन आपने इस तरफ मान लिया A। हालांकि एक मिस्टेक हो गई मुझसे, आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई। आप ये जो वेसल आपको दिख रहा है, जो लिक्विड आपको दिख रहा है, समझना आप क्या मिस्टेक हुई है। जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है, ये स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। वेसल के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब तक जितने फॉर्मूले आपको पढ़ाए ना, P नॉट प्लस रो GH, वो काम नहीं आएंगे अब। इसलिए तो मैंने P1 का वैल्यू मुझे पता ही का है, मैंने रखा ही का P1 का वैल्यू क्या पता मुझे। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे प्रेशर अलग मानना पड़ेगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? प्रेशर सेम क्यों नहीं माना? क्योंकि हमारा फ्लूइड कौन सी कंडीशन में नहीं है? स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। इस समय हमारा फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है वेसल के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इक्वेशन क्या लिखोगे इस पे? P2A माइनस P1A इज इक्वल टू M2A। अब आते हैं इस M3 की बात करते हैं। जब M3 की बात करोगे तो ऊपर से तो P नॉट A लग ही रहा है, नीचे से P2A लगेगा। ये P2A का से आ गया। इस पॉइंट का जो प्रेशर इधर लग रहा है वो ऊपर भी लगता है, और इसका खुद का मास भी होगा mg। वो mg तो यहाँ पे भी था, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिखना है मुझे। P1A ऊपर था, माइनस M1g भी लिखना था। आ गया समझे मेरे को M1g क्यों लिखना था? क्योंकि मास भी तो है कोई चीज। यहाँ पे लिखते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है ना हमने, तो क्या लिखेंगे? बोलो फटाफट। mg प्लस P नॉट A माइनस P2A M3A। बोलो बेटा। हाँ M3G लिख लो, M3G। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी ना कि इन प्रेशर की वैल्यू नहीं पता, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। करो ऐड। ऐड करने पर इधर कितना आ रहा है? तीनों मास का सम। इधर कितना आ रहा है देखिए, बताओ। P1 से P1 कट गया, P2 से P2 कट गया, देखो ना, टक टक कटा, टक टक कटा, बचा क्या? P नॉट से भी कट गया, बचा सिर्फ ये। वैसे आपको पता है इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना ना करो तो पता नहीं चलेगा हुआ क्या, इसलिए किया गया। आप डायरेक्ट इस छुकछू गाड़ी को देखो, ये छुकछू गाड़ी इस तरफ जा रही है। कौन कौन सपोर्ट में है? M3G। अगर आपसे कोई पूछे कि समर्थन कौन दे रहा है छुकछू गाड़ी को? M3G। कौन विरोध कर रहा है? अरे भाई, जब ये गाड़ी ऐसे जा रही होगी, इस तरफ जा रही है ना ये, तो M1G तो मना कर रहा होगा, मत ले जाओ उसको ऊपर। विरोध कर रहा है, पुली कंसेप्ट छुकछू गाड़ी मेथड यूज कर रहा हूं मैं। M1G। M3G M2G क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं कर रहा होगा। क्यों? आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपकी छुकछू गाड़ी ऐसे जा रही है और फोर्स उसके अलोंग नहीं लग रहा, तो वो कुछ नहीं करता। क्लियर है बात? केवल फोर्स का वही कंपोनेंट कुछ कर सकता है जो छुकछू गाड़ी के मोशन के अलोंग हो। तो आप बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ छुकछू गाड़ी क्या होगा? छुकछू गाड़ी का फॉर्मूला होता है सपोर्ट अपोज माइनस करो अपॉन टोटल डब्बा। टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो हम ये भी तो कर सकते थे, और यही करेंगे हम अगली बार से। पर जब तक हम ये ना बताए कि हुआ क्या, तब तक फील नहीं आता क्या किया हमने। सबको समझ में आ गया? अब जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, जरा उसकी वैल्यू भी देखते हैं अपन। शुरुआत में हाइट कितनी दे रखी थी? h। आज की तारीख में M3 कितना है? M3 ये x है ना, x नीचे आया तो x ऊपर गया। बताओ M3 कितना है? व्हाट इज M3? अरे मास पूछ रहा हूं मैं आपसे इसका। इसकी हाइट कितनी है? h प्लस एक्स इंटू ए इंटू रो। व्हाट इज M1? कितना है भाई? h माइनस एक्स इंटू ए इंटू रो। ये होगा? ठीक है। इस लेंथ को अगर हम नेग्लिजिबल मान ले, वैसे तो ये लेंथ देनी चाहिए, अगर ये लेंथ नहीं दे रखी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने लेंथ L भी दे रखी है आपको, ताकि ये मास भी आप लिख सको। M3 कितना होगा?
M2 कितना होगा, LA रो। अब क्या करोगे इन सब का, वहां पुट कर दो, पुट कर दे अपन, बताओ पुट करोगे तो क्या आएगा, MC माइनस M1 कितना आ रहा है लिख के बताओ, 2x A रो G, नीचे कितना होगा इन सब का सम, 2H प्लस L A रो, ये आ रहा है, कितना आया सॉल्व करके, एरो से एरो कट गया, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, 2x अपॉन 2H प्लस L G, ये आ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन से x का प्रोपोर्शनल आ गया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 2H प्लस L, आगे समझ में, 2G भी आएगा, कहाँ पर, G भी आएगा अंदर, हाँ x नहीं आएगा, उसकी जगह G आएगा, सही बोला, ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात। अब इसमें एक खास बात और है, कभी कभी ये लेंथ L नहीं दी होती, एग्जांपल देता हूँ आपको कब नहीं दे रखी होगी, मान लो शेप ऐसी बना के दी, तो आप L मानना ही मत कुछ है, मानोगे कुछ, नहीं मानोगे ना, तो उस केस में L 0 हो जाएगा, इस केस में L है ही नहीं, L 0 हो गया, तो इस केस में ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ G/H। 99% केस में यही होगा कि L आपको 0 दे रखा होगा, नेग्लिजिबल मान लो आप इस चीज को, आप नेग्लिजिबल मान लो, मैं तो स्पेशल केस लिख रहा हूँ, ऐसी ट्यूब आ जाए तो L को 0 मानना, अब इसमें L लिखा हुआ हो तो कैसे मान लोगे 0, फिर तो मानना पड़ेगा, समझ गए ना, डिपेंड ऑन द केस। इसको फटाफट लिख लीजिए आप, मैं इसी में एक और सवाल दूंगा आपको करने के लिए। सर मेंस में तो आने का नहीं है ऐसा सवाल, क्या बोल रहे हो, सर मेंस में आ सकता है ऐसा, हाँ आ सकता है मैं इसमें, हालांकि अभी तक आया नहीं है मेंस में ऐसा, पर जो नहीं आया, मुझे उम्मीद नहीं है कि आएगा मेंस में, ये क्वेश्चन मेंस के लिए है ही नहीं, ये क्वेश्चन एडवांस के लिए है, उसी में आने के चांस ज्यादा है, समझ गए। लिख लिया बच्चों, यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया, ऑफलाइन वाले बच्चों आपने लिखा क्या, नहीं लिखा अभी तक, कई लोग लिख रहे हैं, लिखने दो। आपको मैंने जो सेकंड तरीका बताया ना, आगे से वो फॉलो करना है, छुप छुप गाड़ी वाला, अपोज एंड सपोर्ट। असली कंसेप्ट तो ये है जिससे आपको फील आता है कि हो क्या रहा है, हम इस फ्लूइड पे इक्वेशन लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारा फ्लूइड इस समय कौन सी कंडीशन में काम नहीं कर रहा, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, इसलिए आप P1 P2 की वैल्यू नहीं बता सकते कितनी होगी, समझ गए ना। सोचो अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल चुकी है और उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो आप P1 भी निकाल सकते हो। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर पूछ लो तो आप क्या कर लोगे, मान लो वो x की वैल्यू दे दे आपको L/2, कुछ लेंथ दे दे x इतना है, बताओ जब फ्लूइड इस पोजीशन पे है तब यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो कोई बच्चा अगर प्लस ρgh कर देगा तो गलत हो जाएगा, उसको निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, समझ गए।
क्योंकि आपको ए तो मालूम पड़ ही गया है, वो ऊपर लिखा हुआ है, ए मालूम पड़ गया, उस ए को यहाँ पुट करो, आप P1 निकाल सकते हो। इस लेवल का क्वेश्चन एडवांस के एग्जाम में ही आ सकता है, ऐसे मेंस में तो कोई चांस नहीं आने का। लिख लिया आप सब लोगों ने? थोड़ा फास्ट लिखो यार, स्लो लिख रहे हो तुम दोनों, तेज लिखो फटाफट। लिख लिया सर। ऑनलाइन वाले बच्चों ने लिख लिया है, ऑफलाइन वाले लिखो फटाफट। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है इसी कॉन्सेप्ट से। ये रही एक ट्यूब और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, हाइट h है और ये एंगल भी दे रखा है थीटा। आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वही प्रीवियस सवाल है जो आपने भी थोड़ी देर पहले किया था, वही सवाल वापस से पूछ रहा हूं मैं आपसे। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, निकालिए। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हल्का सा डिप्रेस कर दो, इधर से डिप्रेस करो, उधर से उठेगा, और आप बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। डायग्राम बना दो नया, आपको अपने आप सपोर्ट और अपोज से समझना चाहिए कि जैसे ही आप उसको थोड़ा नीचे लाओगे, ये आ गया नया डायग्राम। जितना आप नीचे लाए हो ना इधर, उतना ही ये ऊपर चले गया होगा यहाँ पे। ये लेंथ कितनी रही होगी? x। अब आप देखो, ये जो पूरा ब्लू कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है। किस तरफ आएगा ये वापस से? उस तरफ। तो एक्सेलरेशन a, चुक गाड़ी ऐसे चल रही होगी आपकी चुक गाड़ी। अब इस चुक गाड़ी का a निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो सपोर्ट फोर्स, एक अपोज फोर्स चाहिए। इस पूरे को एक मास मानो m1, इस पूरे को एक मास मानो m2। पहले m1 निकाल के बताओ कितना है और m2 निकाल के बताओ कितना है, उसके बाद तो पता ही अपने को क्या करना है। m1 बताओ कितना आएगा? ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की लेंथ? ये h है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, h बाई साइन थीटा है। अब बताओ m1 कितना हुआ? h बाई साइन थीटा प्लस x इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रो। हालांकि ए रो तो कट जाते हैं लास्ट में। कितना कम किया आपने? x। तो लिक्विड कितना आगे जाएगा? x आगे। समझ में? m2 कितना रखोगे? m2 मास ये वाला है, h माइनस एक्स ए रो, और तो कोई मास है ही नहीं यहाँ पे। ये मास आ गया, ये मास आ गया, नीचे इन्हीं दोनों मास का एडिशन लिखना है और ऊपर सपोर्ट अपोज लिखना है। अपोज कौन कर रहा है? अरे भाई, आपकी छुक गाड़ी जब ऐसे जा रही है तो कौन रोकने वाला है उसको? m2 जी। और सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट में आप ये देखो, m1 जी ऐसे लगेगा, हमें हमारा मोशन तो ऐसा हो रहा है ना, तो m1 जी का क्या लेना पड़ेगा आपको? कंपोनेंट। कौन आएगा कंपोनेंट? m1 जी साइन थीटा। और अपोज में कौन है? m2 जी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? m1 जी साइन थीटा माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा कोई सा भी केस दे रखा हो ट्यूब का, कैसी भी शेप दे रखी हो ट्यूब का, आप तो बस ये सपोर्ट अपोज वाला कंसेप्ट लगा के पहले ए निकालना, और जैसे ही ए निकल जाए, ये ए एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, आप ये कह पाओगे कि यस समझ में आ गया। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑसिलेशन करे पर एसएचएम ना करे। निकाल के देखो आप ए, इस केस में अगर एसएचएम हो रहा होगा मालूम पड़ ही जाएगा आपको, नहीं हो रहा होगा तो मालूम पड़ जाएगा नहीं हो रहा। आप निकाल के बताओ मुझे ए कितना आ रहा है, उसके बाद ही सारी बातें होगी।
लिख लिया आप लोगों ने? क्या है आंसर आपका, बताओ। रो जी एक्स, चलो जो भी है निकाल लोगे आप खुद ही। अभी तक किसी बच्चे ने नहीं सॉल्व किया इसको। सॉल्व करके तो मालूम पड़ेगा आपको कि एसएचएम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। करना चाहिए, पर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप ही कंफर्म करोगे। सर एफर्ट एक्स ऊपर तोड़ी जाएगा सर। क्या बोल रहे हो? सर एफर्ट वाला पार्ट एक्स ऊपर तोड़ी जाएगा। आपने ये प्रूफ कर दिया क्या कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ आप तो मुझे। कोई प्रूफ करना ही चाहता, चलो ठीक है कर लेना आप, अगर आपकी इच्छा श्रद्धा हो तो करना, ना छोड़ दो इस सवाल को। आगे बढ़े अपन। अब लिखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, थ्रस्ट हमारा अगला आर्टिकल है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्लिक थ्रस्ट, हेडिंग डालिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्लिक थ्रस्ट। आप अभी तक प्रेशर निकालना सीखे हो, पर उसी प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है, या फोर्स का एक और नाम होता है थ्रस्ट, जो वो लगता है, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला केस जो हम लेंगे वो लेंगे फ्लैट प्लेट या फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस ऐसी सरफेस जो बिल्कुल सीधी है, फ्लैट, कर्व्ड सरफेस नहीं है। ये मान लीजिए फ्लूइड है आपका, और ये यहाँ पे 3D में दिखा है आपको, तो ये देखिए एक फ्लैट सरफेस पड़ी हुई है। इस फ्लैट सरफेस की शेप कोई और भी हो सकती है। मान लीजिए शेप ऐसी दे दी मैंने आपको, ये देखो आप, शेप ऐसी दे दी मैंने आपको, जरूरी नहीं है मैं आपको ये बताऊं। ये रही सरफेस, ये सरफेस है, ये भी सरफेस हो सकती है, सरफेस ये भी हो सकती है। फ्लूइड के अंदर आपका हाथ भी हो सकता है, आपकी हाथ भी एक सरफेस है। अपना हाथ रख दो फ्लूइड के अंदर, और हम जानना चाहते हैं कि फ्लूइड के जो पार्टिकल इस पर सर फोड़ के फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, हमें वो फोर्स निकालना है। अभी तक हमने एक पॉइंट पे क्या निकाला है, प्रेशर। अब हम एक पॉइंट पे प्रेशर निकालने के मूड में नहीं है, अब एक बड़ी सरफेस हमको दे रखी होगी, उस सरफेस पे हमें फोर्स निकालने की इच्छा है। तो अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है या इस पे फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले मुझे इस पे एक छोटा सा एरिया लेना होगा जिसको मैं डीए कहूंगा। और इस जगह पर जहां पे भी वो एरिया है, जितना भी गहराई पे आपने उस एरिया को लिया है, मान लीजिए आपने एक्स दूरी पे लिया है, तो वहां पर आपको पहले प्रेशर लिखना पड़ेगा, और उस प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डीए से। तो फोर्स मिल जाएगा। प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू डीए। ऐसे कितने एरिया होंगे आपके पास, बहुत सारे। तो अगर पूरी प्लेट पर आपको फोर्स निकालना है, तो आपको इन सारे एरिया पे फोर्स निकाल के ऐड करना पड़ेगा। हर एरिया के लिए फोर्स का फॉर्मूला यही आएगा, हर एक के लिए एक्स अलग होगा। कोई ऊपर होगा उसके लिए एक्स कुछ और आएगा, बिल्कुल लास्ट वाले के लिए एक्स कुछ और आएगा। तो सबके लिए एक्स क्या आएगा, अलग अलग। और सबका डीए भी शायद अलग अलग होगा, क्योंकि आपकी जो प्लेट है उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इसका एरिया भी और इसका एरिया भी सेम है। एरिया तो अलग अलग है ना सबके। अरे भाई, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो डीए सबके अलग अलग हो सकते हैं। पर अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि इन सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों, ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। फ्लैट सरफेस ऐसी रखी हुई हो सकती है, तभी परपेंडिकुलर आएगा। तो सबके फोर्स का डायरेक्शन क्या आने वाला है, सेम। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको सब कुछ जोड़ना है, समीशन ऑफ पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, इनको जोड़ने के लिए आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना उसके हो जाएगा। एफ इजिकल्स टू पी नॉट डी ए का समीशन, ये समझ में आया। प्लस रो और जी को तो मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि वो तो ऊपर से नीचे तक हर समय सेम है, लेकिन हाँ एक्स डी ए का भी मुझे समीशन करना होगा। नाउ ये तो समझ में आता है, पी नॉट इंटू टोटल एरिया हो जाएगा। इसको हम क्या करें, ऊपर नीचे अगर इसको अपन टोटल एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो ये कुछ आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा, x इंटू डी एम अपॉन एम का समीशन कहलाता था सेंटर ऑफ मास। वैसे ही मैथमेटिक्स में x इंटू डी ए अपॉन ए का जब समीशन आप करते हो, ऊपर समीशन करोगे, नीचे भी डी ए का समीशन कर दिया, टोटल एरिया, ये कहलाता है सेंट्रोइड ऑफ एरिया। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ना, वैसे ही सेंट्रोइड ऑफ एरिया भी ऐसे ही निकलता है। सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड एक ही जगह पे होते हैं। अगर आपकी जो प्लेट है, जिस प्लेट की आप बात कर रहे हो, जिस सरफेस की आप बात कर रहे हो, ये सरफेस आपकी, इसी सरफेस की बात कर रहे हैं ना अपन, तो इस सरफेस का सेंट्रोइड कहाँ आएगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर।
या सेंटर ऑफ मास पर आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे पी नॉट ए प्लस रो जी, ये क्या बन जाएगा, डेप्थ ऑफ वाई सी इंटू ए, पी नॉट प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। व्हाट इज वाई सी? वाई इज अ डेप्थ, डेप्थ किसकी, सेंट्रोइड की। मैं आपको सेंट्रोइड का थोड़ा बता दूं, सेंट्रोइड क्या है। अगर ये लिक्विड है और ये प्लेट आपकी सर्कुलर है, तो जहां उसका सेंटर होगा वही उसका सेंट्रोइड होगा, ये गहराई है। अगर स्क्वायर है तो ये प्लेट का सेंट्रोइड ये रहा, ये वाई सी है। अगर रेक्टेंगल भी है तो ये है। और कोई अजीबोगरीब शेप है तो उसका सेंट्रोइड तो हमको पता भी नहीं होता है, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे सामने सवाल ऐसे ही आएंगे जिसमें प्लेटों की शक्ल हमको बहुत ढंग से पता होगी। ट्राइंगल है, उसका भी सेंट्रोइड हमको पता है कहाँ होता है। तो जिन जिन का सेंट्रोइड हमको पता है हम उन्हीं की बात करेंगे। मान लो एक ट्राइंगल दे दिया आपको, क्या आपको नहीं पता कि ये इसकी हाइट मान लो आपको दे रखी है कुछ, सेंट्रोइड यहाँ होगा ना सेंट्रोइड, या आप वाई से लिख सकते हो, इसका h/3 2h/3 गहराई ऊंचाई होती है, याद करो आप। तो इन सबके सेंट्रोइड हमको पता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेशर एट द सेंट्रोइड लोकेशन। अगर आपको किसी फ्लैट प्लेट पे फोर्स निकालना है तो पहले फ्लैट प्लेट का जो सेंट्रोइड है ना, उस लोकेशन पे क्या निकालोगे, प्रेशर। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरी प्लेट के एरिया से जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो। कभी कभी आपकी प्लेट आधी डूबी हुई होगी, तब क्या करोगे, मान लो ये रही प्लेट ऐसी है, इतनी सी डूबी हुई है, बाकी तो बाहर है, तो फोर्स तो केवल इस पे लगेगा ना। तो इस वाले हिस्से का सेंट्रोइड लेना, ये नहीं कि तब भी पूरी प्लेट का सेंट्रोइड ले रहे हो जो वहां आ जाएगा, वो नहीं लेना है। फिर कौन सा लेना है, जो डूबा हुआ है उसका। तो बेटर है कि हमें ये कहना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये चीज पी नॉट प्लस रो जी वाई सी है क्या, इट इज अ प्रेशर एट द सेंट्रोइड of area of plate which is in contact with fluid। ये आपको लास्ट में देखना है। और एरिया भी कौन सा लोगे, पूरी प्लेट का लोगे या ये वाला लोगे, फोर्स तो इसी पे लग रहा है ना। तो ये ए भी क्या है, एरिया ऑफ प्लेट पोर्शन which is submerged नहीं, submerged शब्द बेकार है, which is in contact with fluid। तो जो हिस्सा फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होगा बस उसी एरिया को लिखना और उसी एरिया का सेंट्रोइड का डेप्थ लिखना है। समझ में आ गया सबको? सर सबमर्ज्ड क्यों नहीं लिखा था? सबमर्ज अलग चीज होती है बेटा, सबमर्ज का मतलब डूबा हुआ, ये डूबा हुआ नहीं है। इस केस में डूबा हुआ होगा, लेकिन जैसे ऊपर जो बना रखा है, कई केसेस में डूबा हुआ नहीं होता। जैसे वॉल होती है, बर्तन की वॉल होती है, वो डूबी हुई का है, वो तो एक ही साइड से गीली है ना। सबमर्ज मतलब सब तरफ से गीला हो जाना, तो ये सबमर्ज वाला कंडीशन नहीं है। नहीं समझे? समझाते हैं आपको, समझना आप। समझ गए सर। मान लो आपने डैम बनाया, ये रहा डैम, अब यहाँ पानी है तो फोर्स तो यहाँ भी लगेगा, नहीं लगेगा क्या? ये फोर्स के केस में आपकी जो वॉल है वो सबमर्ज नहीं है, डूबी भी नहीं है, वो उसने पानी को रोके हुए, तो वो अलग केस होता है। इसको फटाफट लिखिए। सर बोलो बेटा। सर 3D ऑब्जेक्ट ना सही है तो? क्या बोल रहे हो? सर 3D ऑब्जेक्ट है ना ये तो, एक जो आपने डाला है इसके अंदर पानी।
जो मैंने 3D ऑब्जेक्ट बनाया, वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 3D है ना ऑब्जेक्ट ये तो सर। सारे ऑब्जेक्ट सरफेस की बात हो रही है, हम सरफेस फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हो फ्लैट सरफेस। प्लेट की जगह आप लिख दो फ्लैट सरफेस, जो लिखा है मैंने भी। मान लो एक बॉक्स है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, पर बॉक्स में सरफेस होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो उस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा ना, हम वो फोर्स लिख रहे हैं। ये सब सरफेस बनाई है मैंने, ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं निकाल रहे हम, ऑब्जेक्ट की किसी सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा हम वो बता रहे हैं आपको। समझ गए? यस सर। सेंट्रोइड की गहराई कितनी होती है? ये 4 केस बता दिए, सारे केसेस यही है, उसके अलावा कोई और शेप आएगी भी नहीं, घबराओ मत। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ऐसी फ्लैट सरफेस आएगी। उन सबके सेंट्रोइड तो आपको वैसे ही पता है, मिडल में होता है। ट्राइंगल का थोड़ा अलग होता है, h/3 और 2h/3 गहराई ऊंचाई पर होता है। बस बाकी और कोई अजीबोगरीब शेप आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ देना आप। सबका आप कैसे बताओगे? पॉसिबल थोड़ा ना आपके लिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसे सेंटर ऑफ मास का था? सेंटर ऑफ मास की बात नहीं हो रही, सेंट्रोइड की बात हो रही है बेटा, सेंट्रोइड। नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ जैसे सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंट्रोइड जो है वो कहाँ होता है ये पूछ रहे हो आप मुझसे? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है वो। इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसके भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसके भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रोइड कहलाता है। आगे समझ में? यस। अरे सेंट्रोइड इज नॉट सेंटर ऑफ मास, पर ये सच है कि सेंटर ऑफ मास भी कई सिमेट्रिकल बॉडी के लिए कहाँ होता था? ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो आप ये भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास उस सरफेस का, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब नहीं बनता है। जैसे मान लो क्यूब है, इस क्यूब की इस सरफेस से फोर्स निकालना है, इस क्यूब का तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, पर इस सरफेस का सेंट्रोइड कहाँ होगा? उसके मिडल में। आगे समझ में? ये कंसेप्ट, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है ना उस पर कितना फोर्स लगेगा, हम अभी उसकी बात करें। लिख लिया आप सब लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये एक सरफेस आपको दे रखी है, पी नॉट आपको 0 दे दिया। आपको बताना है ये एंगल थीटा है और ये हाइट h दे रखी है, और इसकी चौड़ाई, ये जो प्लेट आपको दिख रही है ना, इसकी चौड़ाई भी दे रखी है, विड्थ ऑफ प्लेट इज w। कई बार विड्थ लिखी भी नहीं होती, ऐसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट विड्थ, तो विड्थ कितनी बोल दी? 1 मीटर। भाई मैंने आपको विड्थ दे रखी है w मीटर। आप विड्थ का मतलब समझ रहे हो? ये सरफेस है, आपको इसका सिर्फ साइड व्यू दिख रहा है, अंदर जो इसकी गहराई है ना वो आपको नहीं दिख रही, वो कितनी है? w। अगर मैं जैसे बनाऊं 3D में, बहुत मुश्किल है इसको बनाना, ऐसे बनाते हैं ना अपन, यू बनता है ना कुछ, ये इस तरह का सरफेस है, तो जो चौड़ाई आपको दे रखी है वो w है, और आपने इसको ऐसे लगा रखा है। आगे समझ में? तो चौड़ाई किस लिए जरूरत पड़ेगी? एरिया निकालने के लिए। अब ये बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का डायरेक्शन तो आपको पता है ऐसा होगा, तो कितना लगेगा ये बताओ। फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा एट द सेंट्रोइड। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा? इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा। एग्री? बिल्कुल बीचों बीच होगा इसका सेंट्रोइड। ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट है एक तरह की, तो ये गहराई कितनी आ रही है? h/2। कोई आपसे पूछे गहराई कितनी आ रही है? h/2। तो यहाँ पे प्रेशर बताओ कितना होगा? ρg h/2। पी नॉट 0 है इसलिए यहाँ पे प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस ρgh, तो ρg h/2 प्रेशर हो गया। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला? सेंट्रोइड पर प्रेशर निकाल दिया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो प्रेशर आपने निकाला उसको मल्टीप्लाई करो उस एरिया से जो कांटेक्ट में है। तो वो एरिया तो निकालने के लिए आपको यहाँ तक की लेंथ चाहिएगी और अंदर की चौड़ाई चाहिएगी। लेंथ इंटू चौड़ाई, चौड़ाई तो मुझे पता है, लेंथ आप बताओ। कॉस कैसे बोलते हो आप? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा कॉसेक बोलते हो क्या? ठीक है, h/sin थीटा सही है। सबको समझ में आ गया सवाल? लल्लू सवाल था ये, फोर्स का डायरेक्शन आपने निकाल दिया। कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि इस फोर्स का टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क, अभी तो आपने फोर्स निकाला है, पर इस फोर्स का एक टॉर्क भी होता होगा, वो कैसे निकालेंगे? आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखाते हैं टॉर्क निकालने का। ये आपने पानी भर रखा है ना, सबसे पहले जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, P बनाओ उसको, और इसको लिखो x। लिख दिया आपने? हम प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे x के साथ, ठीक है?
हम सबको पता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं प्रेशर वेरी करता है और उसका वेरिएशन लीनियर होता है। क्या आप सबको पता है कि प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है? लीनियर। तो अगर मैं P वर्सेस X का ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आप बताओ बिल्कुल बॉटम पे प्रेशर कितना है? रो जी एच, यहां लिखो उसको रो जी एच, लिख दिया। आप इस पॉइंट पे बताओ प्रेशर कितना है? 0, तो 0 लिख दो। फिर इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो और ग्राफ बना दो। प्रेशर वेरिएशन का ग्राफ ऐसा है, यानी आपका जो प्रेशर है ना, मैं दिखाता हूं कैसे लग रहा है। ये देखो आप, आपको फील आएगा कि प्रेशर कम होता जा रहा है, 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 यहाँ पे 0। इस तरह से प्रेशर वेरी कर रहा है। सबको समझ में आ गया? आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा इसका, डायरेक्ट बताऊंगा करना क्या है। ये जो आपका प्रेशर डायग्राम है, आपने फोर्स तो निकाल लिया। ये जैसे ही आपने प्रेशर डायग्राम बनाया, इस डायग्राम का जो सेंट्रोइड होगा, इस डायग्राम का कहां पर होगा बताओ? ये लाइन कितनी है? h बाई साइन थीटा। अब बताओ सेंट्रोइड कहां होगा? ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां होता है? ऊपर से कितना नीचे होता है? 2h/3। कुछ याद ही नहीं आपको? याद है कि नहीं याद है? एक ट्राइंगल जो होता है ना बच्चे, ये सेंट्रोइड है मान लो उसका, तो उसकी ये दूरी कितनी होती है? h/3। ये कितनी होती है? 2h/3। याद नहीं किसी को? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का, मैं कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, कि इस तरफ कितना होगा? होगा तो बीच में, आई एग्री विद दिस, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहां से कितना होगा चलो बताओ, और वहां से बस, तो वहां से 2h/3 दूरी ले लो आप, 2/3 h/sin थीटा। इसी जगह पर आपको अपना ये फोर्स मानना है टॉर्क निकालने के लिए, बस ये बोल रहा हूं मैं आपसे। तो जैसे ही आप px डायग्राम बनाओगे, जैसे ही आप px डायग्राम बनाओगे, उससे एक फोर्स आएगा। उस फोर्स पे आपको इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। वो जो x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड यहाँ के आएगा बच्चों, आपको केवल कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? x। आपको सिर्फ ये चाहिए कि इस तरफ कितना है। जैसे ही मालूम पड़ जाए, उसी दिशा में, उसी पॉइंट पर, उस जगह पे फोर्स मान देना F। अब आप इसका टॉर्क भी निकाल सकते हो। अगर आपने ये मान लिया कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो आप बताओ टॉर्क कहाँ मानोगे? इसके अबाउट निकाल सकते हो टॉर्क। तो लिखो आप, प्रेशर x डायग्राम बना के, px डायग्राम बनाकर px डायग्राम के सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालो। ट्रायंगल में तो पता ही होता है, कोई और शेप बन गई तो निकालना पड़ सकता है आपको। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे निकालने के लिए? a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन टोटल एरिया। इसमें तो डायरेक्ट पता था आपको, तो कोई और शेप बन जाएगी तो निकालना पड़ सकता है, वही बताएंगे आपको एक सवाल में। तो लिख लिया आपने? तो ये सेंट्रोइड निकालो, निकाल देना भाई। f को उसी कोऑर्डिनेट पर मान लो, f को उसी कोऑर्डिनेट पर मान लो, कोऑर्डिनेट पर मान लो। तो आप उस f को उस कोऑर्डिनेट में मान लेना ताकि आप टॉर्क निकाल सको। देखो टॉर्क निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए कि फोर्स लग कहाँ पे रहा है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता कहां पर है। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए, एक दो सवाल और दिखाते हैं आपको ऐसे ही। आप सोच रहे होंगे टॉर्क निकालने के क्वेश्चन कब आएंगे? 2 मिनट में यहां बना सकता हूं मैं टॉर्क निकालने का क्वेश्चन। यहाँ लगा दो हिंज। आफ्टर ऑल ये रुका हुआ कैसे है? हिंज लगा दिया यहाँ पे, और इसको रोकने के लिए यहाँ एक रस्सी भी लगा रखी होगी आपने। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि रस्सी में टेंशन कितना आ रहा है? निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? तो आरबीडी है, बड़ी बॉडी है, इक्विलिब्रियम में एक टेंशन आ जाएगा। इसका ग्रेविटी फोर्स भी अगर दे रखा हो तो वो लेना, वरना मत लेना। नहीं दे रखा हो तो मत लेना, ठीक है। उसके अलावा एक फोर्स ये रहा, हिंज का फोर्स आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा दूं मैं आपको करने के लिए, अभी करके दिखाओ।
यहाँ पे हिंज कर रखा है आपने बिल्कुल मिडल में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना आपको। स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ है और आपने पानी भर रखा है। ये जो पानी है ना, इससे ये जो गेट आपने बनाया ना, ये हिंज करा हुआ, यहाँ पे फ्री टू रोटेट है, तो ये ऐसे खुल सकता है। बाहर तो निकल नहीं पाएगा ये, लेकिन घूम तो सकता ही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये घूमे भी ना, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोर्स लगाना है, एफ। हाइट आपको दे रखी है टोटल एल, आपको निकाल के दिखाना है कि ये एफ कितना होना चाहिए। डेंसिटी रो दे रखी है, इसकी चौड़ाई भी देता हूं आपको मैं। चौड़ाई गेट की आपको दे दी है डब्ल्यू। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस गेट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस गेट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ये एक्सेस है, मान लो, ऐसा समझो इसको, पूरी एक्सेस ये हो गई, तो आपका ये फोर्स यहाँ नहीं लग रहा होगा, आप भी अपना फोर्स यहाँ लगा रहे होंगे। अगर 3D में चल रहे हो तो यहाँ लगा रहा है अपना फोर्स, ये आपने लगाया फोर्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो फोर्स आप लगाओगे, इस फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि आपका ये गेट हल्का सा भी ना हिले, ना घूमे, इक्विलिब्रियम में रहे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस गेट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। पिवोटेड है आपका गेट इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपका गेट घूम सकता है। सबसे पहला स्टेप, फोर्स निकालो। कितना फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मान लो आप, मैंने मान लिया 0, आप ही 0 मान लो। अब बताओ भाई कितना लगेगा? W दे रखा है ना, विड्थ। सबसे पहले तो फोर्स बताओ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगाओ मैं, किधर लगाओ, छोड़ो, पहले बताओ कितना लगाऊं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट प्लस, पहले फोर्स प्रेशर निकालना पड़ता है ना। प्रेशर कहाँ निकालते हैं? सेंट्रोइड पे। इसका सेंट्रोइड कहाँ है? यहाँ पे है ना, तो इस जगह पे प्रेशर कितना आएगा? रो जी एल बाई 2। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एरिया से। एरिया कितना है इसका? एल इंटू डब्ल्यू। उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। फोर्स तो निकालना बड़ा आसान है। फोर्स निकालने के लिए क्या करना है? जो फ्लैट प्लेट कांटेक्ट में आ रही है, जो सरफेस, आपको सरफेस के सेंट्रोइड के लोकेशन पे प्रेशर निकालना है और उस एरिया से मल्टीप्लाई करना है जो इसके साथ कांटेक्ट में है। आपने वो कर दिया, आपको फोर्स मिल चुका है। लेकिन आपको सिर्फ फोर्स थोड़ी ना निकालना है, आपको तो ये भी मालूम करना है कि टॉर्क कितना आएगा। फोर्स कहाँ लग रहा है ये बताओ। प्रेशर वर्सेस एक्स ग्राफ के सेंट्रोइड पे। आपको मालूम है यहाँ प्रेशर 0 है, और मैं अगर एक बनाऊं P और एक बनाऊं सरफेस के अलोंग एक्स एक्सेस, यहाँ प्रेशर 0 है, यहाँ प्रेशर है रो जी एल, दोनों को ज्वाइन कर दूं तो आपको एक डायग्राम मिल जाएगा। ये डायग्राम एक बार फिर क्या मिला आपको? ट्राइंगल। और जब जब ट्राइंगल मिलता है ना, मजा आता है अपने को, क्योंकि पहले से ही पता है सेंट्रोइड कहाँ होगा इस ग्राफ का। कहाँ पे होगा? यहाँ से कितना ऊपर होगा? L/3। अगर इस पूरे ग्राफ की लंबाई L है तो यहाँ से L/3 ऊपर होगा। यानी हम जो नेट फोर्स आप दिखा रहे हो ना, उस फोर्स को हम कितनी ऊंचाई पे मान सकते हैं? L/3 पर। ऐसे मान लो मैं, ये रहा फोर्स लग गया यहाँ पे। कितनी ऊंचाई पे लगा है ये? L/3 ऊंचाई पे लगा है। आप तो 3D में मैंने डायग्राम बनाया, 3D में डायग्राम बनाना नहीं पड़ता है, मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया। आप तो इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं सिंपल तरीके से, यू बनाते बस, और आप फोर्स यहाँ लगाए थे। कितनी दूरी पर? L/3। आया समझ में? और आप वहां से ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है? रो जी L² W/2। और एक एक्सटर्नल फोर्स आपको इधर से भी लगाना है। फ्लूइड ने अपना सर फोड़ के जो फोर्स लगाया, वो फोर्स आपने दिखा दिया इस तरफ लग रहा है। इस फोर्स को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा फोर्स, एक ही बात है, आप ऐसे दिखाओ या वैसे दिखाओ भाई, एक ही बात है ना। लगाने वाला ये, तो ऐसे दिखाओ ना। कितना लग रहा है? रो जी L² W/2। अब मैं क्या करूं आप बताओ मुझे। अब टॉर्क बैलेंस कर दे? यस सर। इक्विलिब्रियम की टॉर्क बैलेंस कर दे? किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए? हिंज के अबाउट। हो गया क्वेश्चन यस खत्म। सर। ये लेंथ निकाल लो कितनी है? L/2 माइनस L/3 कितनी आ गया? L/6। ये लेंथ कितनी है? बस, तो क्वेश्चन खत्म करो। नेट फोर्स अगर 0 करोगे तो शायद हिंज का फोर्स मिल जाए आपको, कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है इस समय। अगर कोई आपसे हिंज का भी फोर्स पूछे ना, तो हिंज भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? वो फोर्स भी निकाल सकते हो आप। नेट फोर्स को 0 कर दो, क्योंकि आपका
गेट तो इक्विलिब्रियम में है, पर मुझे ये निकालना ही नहीं है, मुझे तो वो एफ निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस, अब बताओ कितना आएगा। अपन टॉर्क बैलेंस करते हैं, एफ इंटू एल बाई टू माइनस रो जी एल स्क्वायर डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई सिक्स इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। हेलो, कोई है ब्रो? हेलो हेलो। आगे छोटो भाई। भाई सर ने इंक्लाइन सरफेस पे एक्सेलरेटेड वेसल वाले क्वेश्चन कराए हैं क्या?